वीजा की रिक्वायरमेंट और वीजा के डॉक्यूमेंट्स, ये पूरी प्रोसेस में पूरे 5 स्टेप्स में बताने वाला हूं। इस वीडियो में पूरा देखिएगा, आपकी जानकारी के लिए अच्छा होगा और अपनी फैमिली की जो पूरी प्रोसेस है वो आप खुद कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप, आईमा की 98.1 की अपॉइंटमेंट, ये आप खुद सिक्योर कर सकते हो। आपको कोई कोर्ट केस की कुछ जरूरत नहीं है, सिंपली एक अपॉइंटमेंट आपको चाहिए। आप आईमा को ये लिख सकते हो, विद इन 1 और 2 मंथ्स आपको आपकी ईमेल पे पूरी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। डायरेक्टली आपको ईमेल आता है, बस ईमेल में आपने डिटेल्स लिखनी है, अपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल लिखनी है, अपना रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट की कॉपी आपके फैमिली मेंबर की और आपकी पोर्तुगीज रेसिडेंसी, ये 3 चीजें आपने अटैच करनी है। और एक ही ईमेल में, अगर आपके फैमिली में 3 या 2 या 4 लोग होंगे तो सभी के लिए आप एक ही ईमेल में पूरी डिटेल्स लिखोगे, सबके आईडीज उसमें अटैच करोगे, रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट अटैच करोगे और अपनी रेसिडेंसी। रिसेंटली काफी लोगों को डायरेक्टली ईमेल पे अपॉइंटमेंट मिली है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको घर बैठे ही अपॉइंटमेंट डायरेक्टली आईमा सेंड करेगा आपकी ईमेल आईडी पे। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। डॉक्यूमेंटेशन की जो लिस्ट है, इसमें सबसे पहले आप याद रखें, जो भी आपकी होम कंट्री की अपॉइंटमेंट्स है, रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, पीसीसी, अगर 16 एंड अबाउ चाइल्ड हो या आपके स्पाउस है या पेरेंट्स है, उन सभी के लिए पीसीसी की रिक्वायरमेंट है। सो डेफिनेटली आपने पीसीसी जो है अटैच करनी है। साथ में आपके इन डॉक्यूमेंटेशंस को जो भी होम कंट्री से बने, रिलेशनशिप और पीसीसी, ये दोनों भी अपोस्टल रिक्वायर्ड है, मस्ट है ये। नॉर्मली अपोस्टल का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो अपोस्टल की वैलिडिटी होती है वो 6 महीने की होती है, लेकिन जो पीसीसी है उसकी वैलिडिटी 90 डेज की होती है, 90 टोटल कैलेंडर डेज। इसीलिए तो वो एक्सपायर हो गया, आपने वापस से नई बनानी है विद अपोस्टल। जब बायोमेट्रिक को जाओगे उस वक्त आपने सभी डॉक्यूमेंट जो भी होम कंट्री से आए उनको अपोस्टल करना जरूरी है, ट्रांसलेट पोर्चुगीज में होना चाहिए और आपने ये सबमिट करना है। इनकम प्रूफ, सो इनकम प्रूफ अगर फैमिली मेंबर आपके ज्यादा है तो डेफिनेटली आपकी आईआरएस भी ज्यादा होनी चाहिए, 1। सेकेंडली, बेसिक इनकम पोर्तुगल में 920 है, तो आपका जो इनकम है वो कम से कम 1 एडल्ट के लिए 1350 या उससे ज्यादा होना चाहिए। सो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगाओ कि 4 लोग अगर है तो आपको 2 एडल्ट, अगर एक एडल्ट आपको ऐड करना है तो आपकी इनकम जो है 920 के 50% ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर आपके चाइल्ड है जो कि अंडर एज बच्चे होते हैं, उनका अगर आपको फैमिली रियूनिफिकेशन करवाना है तो उनकी 1% की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 25% ऑफ 920 होता है। उसके मुताबिक आप जो है इनकम उधर ऐड करते जा सकते हो या अपनी इनकम आपको बढ़ानी होगी और उसके अकॉर्डिंगली ही आपके सोशल कंट्रीब्यूशन दिखने चाहिए। या अगर आप एक्टिविदाद पे हो और ईवा भरते हो तो वैसे ही आपका ईवा रेगुलराइट होना चाहिए। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट, नॉर्मली फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप जो है अपना रेंटल कॉन्ट्रैक्ट या खुद के घर का डॉक्यूमेंट अटैच करो। अब ओनर डिक्लेरेशन, अगर ओनर डिक्लेरेशन लेते हो तो आपने अपने ओनर से लिखवा के लेना है कि पूरा जो अपार्टमेंट है वो आपके साथ उसने दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है फ्री में रहने के लिए और आपके फैमिली मेंबर्स को भी दिया हुआ है, तो आपके फैमिली मेंबर्स के डिक्लेरेशन में नाम आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट की मैं एक बात बता दूं, जो स्पाउस के लिए मैरिज सर्टिफिकेट है, करंटली आईमा जो है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए एक आपकी एम्बेसी से डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होता है, जो कि कहता है कि इनकी मैरिज पहले ही रजिस्टर्ड है लेकिन ये डिक्लेयर्ड है और ये अभी भी वैलिड है, ऐसा अपनी एम्बेसी खुद लिख के देती है आपको। तो वो डिक्लेरेशन मेजरली केसेस में मांगा गया है। ओके, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई नया मैरिज सर्टिफिकेट, नहीं, नया मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, आपको डिक्लेरेशन चाहिए आपकी एम्बेसी से आपके मैरिज के लिए। सो ये डॉक्यूमेंटेशन हो गए कि जो आपको अपॉइंटमेंट के वक्त सबमिट करने। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन 98.1 में जो रेसिडेंट होल्डर होता है पोर्तुगल में, जो रेसिडेंसी होल्डर होता है खुद, वो जाके अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करता है आईमा की ऑफिस में, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली मेंबर। अब इसमें एक कैच आता है, वो है डॉक्यूमेंट की तौर से कि पासपोर्ट, तो पासपोर्ट जो है वो आपको अपोस्टल भी करवाना होगा और लोकल पोर्चुगीज ट्रांसलेशन से वो ट्रांसलेट भी करवाना होगा। सो पासपोर्ट के ट्रांसलेटेड कॉपीज विद अपोस्टल मैंडेटरी हो गए। सो आपने वो भी ध्यान रखना है कि जो भी फैमिली मेंबर है उनका आपको ट्रांसलेशन लेना है पासपोर्ट का, और पहले तो वो अपोस्टल होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद जब आप वीजा लगाते हो अपनी होम कंट्री से, नेक्स्ट स्टेप है
कि आपके फैमिली मेंबर्स जब अपना वीजा अप्लाई करने जाते हैं आपकी होम कंट्री में रीयूनिफिकेशन के लिए, फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए, तो ऐसी केसेस में आपने अपने फैमिली मेंबर्स के होम कंट्री के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, ये सब तो ओरिजिनल नॉर्मली रिक्वायर्ड है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ पे आईमा में सबमिट किए थे वो सब डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट हो गए। साथ में आपका आईमा से आया हुआ अप्रूवल लेटर, ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इस लेटर में क्लियरली लिखा जाता है कि आपके फैमिली मेंबर्स कौन है और उन्हें आईमा ने अप्रूव किया, इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने अप्रूव किया ये वीजा अप्लाई करने के लिए। जब आप ये सबमिट करोगे सभी डॉक्यूमेंट साथ में, तो ये आपका जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जो फैमिली रियूनिफिकेशन की अपॉइंटमेंट आप होम कंट्री से अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो उस अपॉइंटमेंट का नाम होता है D6 कैटेगरी। ठीक है, अब काफी लोग जो है ये करते कि वो D6 जल्दी ओपन नहीं होता है, तो काफी मर्तबा ये देखा गया कि किसी से बुक करवाते हैं या खुद बुक करते हैं और वो फैमिली विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और फिर वीजा जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो ये मत करें, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो D6 का है। नॉर्मली 3 से 4 महीने में हर कंट्री में ये अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होती है, सो ट्राई टू बुक दैट D6 अपॉइंटमेंट, यही अपॉइंटमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है। वीजा लगने के बाद जब फैमिली मेंबर पोर्तुगल में लैंड होते हैं तो उसके बाद उनके यहाँ पे बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट होती है। नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल या अभी भी एक्चुअली एप्लीकेबल है, पीसीसी की रिक्वायरमेंट वापस नहीं होती, लेकिन जब भी आपके फैमिली मेंबर्स पोर्तुगल में आने के बाद आईमा की बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट को जाएंगे तब सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपने स्टार्टिंग में सबमिट किए थे वही डॉक्यूमेंट्स पूरा सेट वापस आप साथ में रखो। साथ में आपके इनकम प्रूफ जो है वो भी है, IRS है, हो सके तो उस वक्त बैंक स्टेटमेंट्स आपके अपडेटेड जो बैंक स्टेटमेंट्स हो गए 3-6 महीने के और उसमें जो बैलेंस है वो भी ज्यादा दिखाए तो आपके लिए बेहतर होगा। हर फैमिली मेंबर का एक प्राइवेट इंश्योरेंस भी करवाइए, वो आपके लिए बेहतर होगा बिकॉज इंश्योरेंस सिर्फ मेडिकल या उस चीज के लिए नहीं है, बट वो एक तरह से मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस का भी प्रूफ माना जाता है। सो वो भी एक आपके लिए अच्छा बात है, एडिशनल पॉइंट है जो कि आप अपने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। सो ये सब आपने अपलोड करने के बाद या अपने फैमिली मेंबर्स को देने के बाद थोड़ा सा वेग ना चौथ। सो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप जब फैमिली मेंबर्स के लिए आईमा में जब ये सब डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, जब भी फैमिली की अपॉइंटमेंट्स होती है आपने ये देखना है कि आप भी खुद एज अ रेसिडेंसी होल्डर आप वहां पे मौजूद होते हो। स्पेशली अगर बच्चों की अपॉइंटमेंट्स है तो दोनों पेरेंट्स ने मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो ये भी आप करें कि आपके फैमिली मेंबर की अपॉइंटमेंट जब भी होती है तो अगर पेरेंट्स हो तो दोनों भी पेरेंट्स मौजूद रहो बच्चों की अपॉइंटमेंट्स के लिए। साथ में बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स के दिन आपको ये देखना है कि फैमिली मेंबर के लिए आपने टर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साइन करके नोटराइज करके सबमिट किया है। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फिलहाल। सो टर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है, तो वो आप एक ऑथराइजेशन दिखा रहा है आपकी तरफ से कि आप जो है इस फैमिली मेंबर की पूरी अंडरटेकिंग लेते हो, पूरा खर्चा, रहना खाना पीना सब कुछ आपके ऊपर है। तो ये टर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक तरह का अंडर ओथ की टाइप के साइन होता है जो आपके लिए बेहतर होगा।